दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक जो भी फैक्ट्स आपने सुने वो चेक बाउंस केस के फैक्ट्स थे, जो कि कंप्लेनेंट का वर्जन था, जबकि दूसरी तरफ अक्यूज्ड का ये वर्जन था। इस तरह से इस केस में दो प्रोसीडिंग, एक सिविल प्रोसीडिंग और दूसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी, वो भी एक ही चेक के ट्रांजैक्शन के बारे में। तो ऐसे में सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस आपके खिलाफ नहीं चल सकता, और अगर चलता भी है तो आपको उसमें कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों आज हम चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ऐसा बहुत कम केसेस में होता है जहां पर चेक बाउंस के मामले में क्रिमिनल केस भी चलता है और सिविल केस भी चलता है। ऐसे में क्या सिविल कोर्ट का डिसीजन क्रिमिनल कोर्ट पर लागू होगा? क्या सिविल कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पर आरोपी को सजा हो सकती है या आरोपी को बरी किया जा सकता है? क्या सिविल कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि आरोपी की एक लीगल लायबिलिटी थी जो कि उसने पूरी नहीं करी? दोस्तों आज हम इन्हीं सब पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस आया उसमें चेक बाउंस के रिगार्डिंग सिविल प्रोसीडिंग भी चल रही थी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी। दोस्तों ये जजमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा सुनाई गई, इसके बाद हाई कोर्ट से भी सजा सुनाई गई, लेकिन जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाया और चेक बाउंस के केस में आरोपी को जो सजा सुनाई गई थी उसे सेट असाइड कर दिया। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों इस केस में एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेमराज था, उसके द्वारा कंप्लेनेंट से 2 लाख रुपए उधार लिए गए। प्रेमराज ने वादा किया कि जब भी पैसे उससे वापस मांगे जाएंगे तो वो उन्हें लौटा देगा। इसके बाद जब कंप्लेनेंट के द्वारा पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी के द्वारा एक चेक जारी कर दिया गया, और जब वो चेक कंप्लेनेंट ने बैंक में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। दोस्तों इस चेक के डिसऑनर होने के, बाउंस होने के 2 कारण थे। एक था इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि अकाउंट में पर्याप्त अमाउंट ही नहीं था, और दूसरा था पेमेंट स्टॉप्ड बाय द ड्रॉअर, यानी कि आरोपी ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि पेमेंट ना की जाए। जब कंप्लेनेंट को चेक डिसऑनर के बारे में पता लगा तो उसने आरोपी को लीगल नोटिस भेजा, और लीगल नोटिस के बाद भी जब आरोपी ने पेमेंट नहीं करी तो कंप्लेनेंट के द्वारा कोर्ट में चेक बाउंस का केस फाइल किया गया। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक जो भी फैक्ट्स आपने सुने वो चेक बाउंस केस के फैक्ट्स थे, जो कि कंप्लेनेंट का वर्जन था। कंप्लेनेंट का वर्जन ये था कि आरोपी के द्वारा उसे चेक दिया गया, जबकि दूसरी तरफ अक्यूज्ड का ये वर्जन था जो चेक दिया गया था वो बैंक में लगाने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि एज ए सिक्योरिटी दिया गया था। दोस्तों जैसे ही कंप्लेनेंट के द्वारा सेक्शन 138 के तहत चेक बाउंस का केस फाइल किया गया, उसी समय आरोपी के द्वारा पैरेलली एक सिविल सूट फाइल किया गया, जिसमें अक्यूज ने ये क्लेम किया कि जो चेक डिसऑनर हो गया है वो उसने कंप्लेनेंट को बतौर सिक्योरिटी दिया था, जिसको कंप्लेनेंट के द्वारा मिसयूज किया गया और बैंक में लगाया गया। इस तरह से इस केस में 2 प्रोसीडिंग, एक सिविल प्रोसीडिंग और दूसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी, वो भी एक ही चेक के ट्रांजैक्शन के बारे में। चेक बाउंस केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई। इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में उसकी अपील फाइल की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी आरोपी को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया और सजा को कायम रखा। दोस्तों इसके बाद आरोपी के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों जब तक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब तक आरोपी के द्वारा जो सिविल सूट फाइल किया गया था वो आरोपी यानी कि अक्यूज की फेवर में डिसाइड किया गया। यानी कि सिविल कोर्ट ने ये मान लिया कि ये चेक सिक्योरिटी पर्पस से दिया गया था और इसे गलत तरीके से कंप्लेनेंट के द्वारा मिसयूज किया गया।
चेक बाउंस करवाया गया और उसके बाद चेक बाउंस का केस फाइल किया गया। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क डिसीजन सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल था कि क्या सिविल कोर्ट का डिसीजन क्रिमिनल कोर्ट पर बाध्य होगा? क्या क्रिमिनल कोर्ट को सिविल कोर्ट के डिसीजन के आधार पर अपना फैसला सुनाना होगा? दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जहां पर चेक बाउंस को लेकर के क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चल रही हैं, सिविल प्रोसीडिंग भी चल रही हैं, तो ऐसे में सिविल प्रोसीडिंग में जो भी डिसीजन आता है वो क्रिमिनल कोर्ट पर भी लागू होगा। इस केस में क्योंकि सिविल कोर्ट आरोपी के पक्ष में फैसला सुना चुकी थी, ये डिक्लेयर कर चुकी थी कि ये सिक्योरिटी पर्पस से दिया गया चेक था, तो ऐसे में क्रिमिनल कोर्ट जहां पर चेक बाउंस का मामला चल रहा था वो कोर्ट आरोपी को कन्विक्ट नहीं कर सकती, सजा नहीं सुना सकती। दोस्तों इन सब के चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अपील को एक्सेप्ट किया, अलाउ किया और आरोपी की कन्विक्शन को सेट असाइड किया। तो दोस्तों एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यदि आपने चेक सिक्योरिटी पर्पस से दिया था और उसे प्रूव करने के लिए आप सिविल सूट फाइल करते हैं जो कि आपकी फेवर में डिसाइड हो जाता है, तो ऐसे में सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस आपके खिलाफ नहीं चल सकता और अगर चलता भी है तो आपको उसमें कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस केस इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार है जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।